अब आज की पहली बड़ी खबर और जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं। हिंद की चौखट पर जंग की चिंगारी, भारत के नजदीक। दूसरी तरफ खबर यह है कि एक मिसाइल ने कैसे ईरान के एक शिप को डुबो दिया है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बताया जा रहा है कि एक सबमरीन से अमेरिका ने हमला किया और ईरान का शिप था जिस पर जाकर मिसाइल गिरी है, जिसके बाद पूरा शिप डूब गया है और 80 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। अब आपको बताऊं ईरान का वो शिप कौन सा था। यह है टारगेट पर ईरान का जहाज था, समंदर में था और बताया जा रहा है कि भारत के नजदीक युद्धाभ्यास में शामिल था, वॉर रिहर्सल कर रहा था, उसके बाद श्रीलंका की तरफ जा रहा था। फिर देखिए ये अटैक की तस्वीरें, जिस वक्त हमला हुआ ये उस वक्त की तस्वीर है उस जहाज पर। हमले के बाद उसमें आग लग गई, उसके बाद धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। ये जिस वक्त हिट हुई है सबमरीन, पनडुब्बी से आकर मिसाइल हिट हुई, पूरा जहाज पानी की लहरों और लपटों के बीच, धमाका इतना जबरदस्त था। जमीन और आसमान में बम गोलों की बरसात के बाद अब अमेरिका समंदर में भी हमला कर रहा है। समंदर से अमेरिकी सेना ने एक शिप पर ऐसा हमला किया कि 80 ईरानी लोगों की मौत हो गई। शिप पर धमाके और धुएं की तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिका ने भारत से लौट रहे जहाज पर श्रीलंका के पास हमला किया और यह दिखा दिया कि ट्रंप की सेना ईरान के जहाज और उनकी सारी ताकत को हर हाल में खत्म करने में जुटी है और दुनिया के किसी भी कोने में ईरानी ताकत हो या ईरानी कमांडर, वो ट्रंप के रडार से बचेंगे नहीं। अब यह देखिए अमेरिका ने अटैक किया है और मिसाइल सीधे शिप पर। ईरान और इजराइल जंग की आग श्रीलंका तक पहुंच गई है। एक ईरानी जहाज पर पनडुब्बी से हमला किया गया, जहाज पर हमला अमेरिकी पनडुब्बी से किया गया बताया गया। जहाज पर हमले में 80 लोगों की जान चली गई है। दरअसल ईरानी जहाज आइरिस डेना श्रीलंका के करीब डूब रहा था। 180 लोगों को लेकर जा रहे जहाज से इमरजेंसी सिग्नल फौरन भेजे गए, जिसके बाद श्रीलंका ने युद्ध स्तर पर यहां बचाव का अभियान चलाया। बचाव अभियान में कुछ लोगों को तो बचाया जा सका। रिपोर्ट के मुताबिक जहाज अब पूरी तरह से यह डूब चुका है। जहाज पर हमले को लेकर श्रीलंका की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस जहाज पर बमबारी की गई। यह जहाज भारत में नौसेना के युद्धाभ्यास से लौट रहा था। जिस जगह पर हमला हुआ वो कन्याकुमारी से 400 किलोमीटर दूर है। सुनिए जरा इस हमले के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ईरान के एक और जहाज को डुबो दिया है। हिंद महासागर में ईरान के जहाज को अमेरिका ने पनडुब्बी से हमला करके डुबोया है। ईरान के खिलाफ जंग में ये अमेरिका की ग्लोबल पहुंच का सबूत है। ये बताती है कि हमारी नौसेना भी कितनी मजबूत है और कैसे ईरान को बर्बाद कर सकती है। ईरान को ये नहीं समझना चाहिए कि वो इंटरनेशनल पानी में सुरक्षित है। हमने पहले भी ईरान के जहाजों को डुबोया है और अब तो उसके घर में काफी दूर हिंद महासागर में हमने उसके जहाज को डुबो दिया। सिर्फ ईरान के जहाज को अमेरिका ने नहीं डुबोया, बल्कि ईरान के फाइटर को भी मार गिराया है। इस तरह की डॉग फाइट में, ये एआई वीडियो है, आपको समझाने के मकसद से बनाया गया है। दरअसल इजराइल और ईरान का जहाज आसमान में था, दोनों आमने सामने आए, दोनों के बीच डॉग फाइट हुई। एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे पहला, और इस डॉग फाइट में इजरायली फाइटर ने, जो अमेरिका से लिया गया फाइटर था F-35, उससे ईरान के फाइटर को मार गिराया है।
मैं आपको बताऊं वो कौन सा फाइटर है। ये आप देख रहे हैं F-35, और F-35 के साथ साथ याक, अमेरिका का F-35 जो इजराइल के पास था, इसके और ईरान के याक 130 के बीच डॉग फाइट हुई, और इस डॉग फाइट में F-35 ने ईरानी फाइटर को गिरा दिया है। देखिए जरा कुछ इस तरह से ये जंग हुई, इसी को कहते हैं डॉग फाइट। ईरान के आसमान में इजराइल ने कत्लेआम मचा दिया है। इजरायली जेट ने ईरानी लड़ाकू विमान को हवा में ही ढेर कर दिया। तेहरान में पहली बार 2 फाइटर जेट की डॉग फाइट हुई, और डॉग फाइट 2 लड़ाकू विमानों की आमने सामने की लड़ाई को कहते हैं, जिसमें पायलट दुश्मन के विमान को मार गिराने या हमले की कोशिश करता है। डॉग फाइट शब्द वर्ल्ड वॉर 1 में पहली बार इस्तेमाल हुआ था। एक दूसरे का पीछा करते विमान डॉग फाइट जैसे दिखाई देते हैं, और यह है वो विमान जिसने मारा है F-35। जंग की पहली डॉग फाइट F-35 ने ईरान के याक 130 को मारा है। इजराइल को एडवांस F-35 फाइटर जेट अमेरिका ने दिया। यह दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक जेट में गिना जाता है। F-35 करीब 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। यह दुश्मन के रडार से बचते हुए तेजी से हमला कर सकता है। इसमें लगे सेंसर दुश्मन की सटीक लोकेशन की जानकारी भी देते हैं। इसका पायलट हेलमेट के जरिए ही 360 डिग्री देख भी सकता है। यह है याक 130, ईरान का विमान। इजराइल ने हवा में ही मार गिराया इसे। वो विमान ईरान को रूस से मिला, और इसे रूस इटली ने बनाया था। याक 130 ईरान का हल्का और ट्रेनी लड़ाकू विमान है। याक 130 हवा में 1060 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। यह अपने साथ मिसाइल और बम ले जा सकता है, हमले कर सकता है, लेकिन इजरायली विमान की तकनीक और हथियार के मामले में यह बहुत पीछे था। कहा जा रहा है इसलिए F-35 ने ईरानी फाइटर जेट को तेहरान में मार गिराया है। अब आपको सुनवाऊं, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए जंग के मुहाने से यह अच्छी खबर आई है, क्योंकि अब तक उन्हें लग रहा था फंस गए हैं। सुनिए जरा ट्रंप क्या कह रहे हैं। अगर हमने वो नहीं किया होता जो हम अभी कर रहे हैं, तो परमाणु युद्ध होता और ईरान कई देशों को खत्म कर देता। क्योंकि आप जानते हैं कि वो बीमार लोग हैं, वो मानसिक रूप से बीमार हैं, वो गुस्से में हैं, वो पागल हैं, वो बीमार हैं। अब देखिए जरा, अमेरिका को यह कामयाबी जरूर मिली है, लेकिन अमेरिका को नुकसान भी बहुत उठाना पड़ रहा है जंग के मैदान में। ईरान को उन्होंने शायद हल्के में लिया था। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका के 3 F सीरीज के ही F-15 फाइटर गिरा दिए। 3 फाइटर गिरा दिए ईरान ने पहले। حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 अब खबर यह आई कि एक और फाइटर गिरता हुआ नजर आया। दावा ऐसा किया गया कि यह चौथा F-15 फाइटर गिरा है अमेरिका का। दूसरी तरफ देखिए, ईरान लगातार अमेरिका के अड्डों पर भी निशाना साध रहा है। ईरान ने बहरीन में अमेरिकन एयरबेस पर फिर शाहेद ड्रोन से हमला किया। बहरीन में हमला किया तो अमेरिका के दुबई में दूतावास पर अटैक किया गया। यह बड़ा हमला था अमेरिका के ऊपर। निकल। जो भी ठिकाने अमेरिका के मुस्लिम देशों में है, चाहे वो दुबई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, उस पर ईरान अटैक कर रहा है। ये अमेरिकी दूतावास पर दुबई में हमला है। अमेरिकी दावे के हिसाब से उनके 6 सैनिक मारे गए। ये अमेरिका के 4 सैनिक, 4 जवान ट्रंप के, जो अब तक इस हमले में मारे गए हैं। ईरान बेशक बड़ा दावा कर रहा है कि हमने और ज्यादा जवान मार गिराए हैं। देखिए जरा अमेरिका को जो अब तक नुकसान हुआ। खबरें हैं कि जंग में अमेरिका का चौथा विमान भी मारा गया है। एक और F-15 जेट गिराने का दावा किया गया। इससे पहले कुवैत में 3 अमेरिकी जेट गिरे थे।
एक F-15 फाइटर जेट की कीमत है 700 करोड़। यह विमान अपने साथ 13,300 किलो के हथियार भी ले जा सकता है। इसके अलावा देखिए, एम्बेसी पर हमला हो रहा है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर बड़ा हमला हुआ। ईरानी ड्रोन के हमले के बाद दूतावास में आग लग गई। दुबई की मीडिया ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि हमले के बाद आग बुझा ली गई है, आग लग गई थी जिसे बुझाया गया। फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास में तोड़फोड़ की गई। रडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान ने ड्रोन से कतर में रडार पर हमला किया है, जिससे तीसरी आंख कहे जाने वाले रडार को नुकसान पहुंचा है। AN/FPC 132 बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार था ये, जो मध्य पूर्व में यूएस के सबसे अहम रडार सिस्टम में से एक है। 2013 में लगे रडार की कीमत करीब 9,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जो रडार 5,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के हथियार का पता लगा लेता है। इसके अलावा डिस्ट्रॉयर पर भी अटैक हुआ है अमेरिका के। ईरान ने समंदर में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर हमला कर दिया। IRGC का दावा है कि कई मिसाइलें उन्होंने दागी हैं, जिसके बाद आग लग गई थी। धुएं का गुबार उठता दिख रहा था। सैनिकों की मौत। अमेरिका ने इस युद्ध में अब तक 6 सैनिक खो दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 6 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि भी की है। सुनिए जरा, क्या अमेरिका इस जंग में जाकर फंस गया है? क्या अमेरिका ईरान को कम आंक रहा था? सुनिए क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। अमेरिका जब भी कोई भी लड़ाई लड़ता है, वो लड़ाई के बाद उसको फायदा ज्यादा होता है। देखिए यूक्रेन वॉर के अंदर क्या हुआ, इन्होंने काफी पैसा खर्चा किया, लेकिन पैसा खर्च करने के उन्होंने अपने हथियार बेचे। अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें उनका डिफेंस प्रोडक्शन का जो इकोसिस्टम है वो बहुत बड़ा भागीदारी है। इस लड़ाई के अंदर जो भी हथियार, हवाई जहाज देखिए, मिसाइल देखिए, ड्रोन देखिए, जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्रकार का डिमॉन्स्ट्रेशन, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन है। और इस लड़ाई के बाद जब भी ये खत्म होती है, इन हथियारों की डिमांड पूरे वर्ल्ड ओवर बढ़ जाएगी, क्योंकि हथियार बनाने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है और उसकी जो इनकम है सबसे ज्यादा हथियारों से होती है। और साथ ही साथ इतना 18 लाख करोड़ का जो डॉलर का जो आप बजट बता रहे हैं, खर्च होगा या नहीं होगा तो मालूम नहीं। खर्च हो भी जाता है तो इतनी बड़ी रकम अमेरिका के लिए नहीं है। वो दूसरे तरीकों से इस रकम को बाहर निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल से लगता नहीं है उनकी इकोनॉमी पे इतना असर पड़ेगा। तो अमेरिका को नुकसान भी हो रहा है बेशक। और क्या अमेरिका को यह जंग बहुत महंगी पड़ने वाली है? क्यों कह रहा हूं मैं? ईरानी ड्रोन बहुत महंगा नहीं है, कुछ हजार का है, और ईरानी ड्रोन को मार गिराया है अमेरिका ने अपनी मिसाइल से। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, ये जो ईरानी ड्रोन है कुछ हजार का है, लेकिन अमेरिकी मिसाइल करोड़ों की है, जो कुछ हजार वाले ड्रोन को मार रही है। अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए महंगी टोमाहॉक मिसाइल को दाग रहा है, जिसमें अमेरिका लाखों करोड़ रुपया खर्च कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान कुछ हजार रुपए में ही धमाके कर पा रहा है। शाहिद ड्रोन भेजता है, इजराइल में जाकर धमाका किया। देखिए जरा, तेल अवीव में शाहिद ड्रोन। अब देखिए कैसे अमेरिकी मिसाइल पर भारी पड़ रहे हैं ईरानी ड्रोन। ये है वो ड्रोन। ईरानी ड्रोन पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रहा है। अमेरिकी सैन्य अड्डे, तेल कंपनियों को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम से ईरान के काफी ड्रोन को नाकाम कर रहा है। उसने ईरान के 90% से ज्यादा ड्रोन मिसाइल गिराने का दावा किया है, लेकिन 18 लाख रुपए के ड्रोन गिराने के लिए 36 करोड़ की मिसाइल दागनी पड़ रही है। 18 लाख का यह ड्रोन और 36 करोड़ की मिसाइल इंटरसेप्टर। ईरान के पास दुनिया का सबसे खतरनाक शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक यह हमला कर सकता है। ईरान के पास ऐसे 80,000 से ज्यादा खतरनाक ड्रोन है।
दावा है कि ईरान की कोशिश है जंग में अमेरिका को थकाया जाए ताकि खाड़ी देशों और अमेरिका के पास मौजूद इंटरसेप्टर मिसाइलें कम होती जाएं, खत्म होती जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कतर के पास 4 दिन का ही इंटरसेप्टर बचा है, यानी 4 दिन तक ही ऐसे ड्रोन कतर मार सकता है। उसके बाद ईरान कतर पर अमेरिकी बेस पर और हथियार दाग सकता है। कतर इससे इनकार कर रहा है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को उलझाए हुए वो अमेरिकी अड्डों पर अपने सस्ते ड्रोन और हल्के हथियार चला रहा है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका इजराइल को पूरी ताकत लगानी पड़ रही है। ईरान के ड्रोन मिसाइल गिराने के लिए लाखों करोड़ों के इंटरसेप्टर लगाने पड़ रहे हैं। ईरान के ड्रोन पावर से अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा था अमेरिका हर महीने में 5 से 7 इंटरसेप्टर ही बना सकता है, लेकिन ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइल और हजारों ड्रोन बनाता है। सुनिए जरा इस जंग पर भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। युद्ध नहीं होता है। युद्ध कभी तरक्की खुशहाली नहीं लाता है। युद्ध से नुकसान होता है। समाजवादी लोग युद्ध के पक्ष में नहीं रहे हैं और युद्ध खत्म होना चाहिए। आज की पीढ़ी को जो देखने को मिल रहा है कि कहीं राष्ट्रपति अपहरण हो जा रहे हैं, कहीं पूरे के पूरे नेता या उनके स्टेट हेड एक साथ मार दिए जाते हों, लाखों लोग वॉर में मर चुके हैं, हजारों मरने जा रहे हैं, पहले भी मरे हैं फिर मर रहे हैं, तो युद्ध कभी हमें विकास के रास्ते पर नहीं ले जाता है। युद्ध का स्वार्थ क्या है? युद्ध का स्वार्थ जिस समय जनता समझ जाएगी उस समय ताकतवर को भी पहचान जाएगी कि ताकतवर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध कर रहा है। शाह रजा पहलवी जब वहां से बोल रहे थे, ट्रंप को पता नहीं था क्या? अमेरिकन प्रेसिडेंट न्यू इट। अब आपको लग रहा है कि हालात वो नहीं है जो सोच के आपने किया था। जाहिर तौर पे इट्स अ मैसेज टू यू, डोंट मेस विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ अदर नेशंस। आपने वेनेजुएला में किया, आप अमेरिकन पूरी की पूरी जो अगर मैं कहूं जो एक इंपीरियलिज्म का इतिहास रहा है, आप उसको और खतरनाक मोड़ तक लेके गए थे, बट यू हैव रियलाइज्ड। युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है और युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की सनक के कारण पूरा विश्व आज बहुत खतरनाक मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। लेकिन ईरान चारों तरफ मिसाइलें दाग रहा है। क्या वो मुस्लिम देशों में अमेरिका के बेस हो या इजराइल हो या फिर जहां से तेल गुजरता है वहां भी मिसाइल दाग रहा है। कोई भी तेल का वेसल शिप अब तक गुजर नहीं पाया। ईरान कह रहा है यहां से मैं किसी को जाने नहीं दूंगा, यहां से सिर्फ चीन के शिप ही तेल लेकर जा सकते हैं। दुनिया का 20% तेल यहीं से जाता है, भारत का 60% तेल यहां से जाता है और चीन का 50%। ईरान कह रहा है सिर्फ चीनी ऑयल वेसल ही जाएंगे यहां से। कल मैंने आपको बताया था इस रास्ते के बारे में, देख रहे हैं आप, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, यहीं से तेल निकलता है। उधर ईरान है, ईरान से 33 किलोमीटर का समंदर है। ईरान ने वहीं बार बार मिसाइल दाग रहा, कह रहा है किसी का शिप तेल वाला यहां से टैंकर नहीं गुजरने दूंगा। लेकिन चीन पर मेहरबान है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर पूरा कंट्रोल का दावा किया है और उधर से गुजरने वाले टैंकरों पर हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 टैंकरों को निशाना बनाया गया है। ऑयल टैंकरों पर हमले मिसाइल या ड्रोन की मदद से किए जा रहे हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पहले ही वॉर जोन बता चुका है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी जहाज डिस्ट्रॉयर पर हमला किया था। जब डिस्ट्रॉयर पर हमला हुआ वो एक टैंकर से ईंधन भर रहा था। इस बीच ईरान ने चीन के जहाजों को छूट का ऐलान किया है। चीनी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की इजाजत होगी। ईरान ने चीन के मजबूत समर्थन के बदले यह ऐलान किया है। दूसरी ओर अमेरिका ने टैंकरों को सुरक्षा देने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नौसेना की तैनाती होगी। साथ ही अमेरिका ऑयल टैंकर्स को उचित कीमत पर बीमा भी देगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में करीब 200 टैंकर फंसे हुए हैं। अमेरिका ने यहां बीमा देकर यहां भी अपना धंधा देख लिया। सुनिए जरा अमेरिकी कमांडर क्या कह रहे हैं। अमेरिका ने अब तक ईरान के 17 युद्धपोत, जिनमें एक पनडुब्बी भी शामिल है, उसे डुबो दिया है।
अरब सागर, हॉर्मुज स्ट्रेट और ओमान की खाड़ी में अब कोई ईरानी जहाज नहीं बचा है। ईरान की एयर डिफेंस क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और ड्रोन नष्ट कर दिए गए। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनका निशाना नागरिक क्षेत्र रहे। ईरान की सैन्य क्षमताएं लगातार कमजोर हो रही हैं, जबकि अमेरिकी सैन्य ताकत क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। अब देखिए जरा क्या जंग उस स्थिति में जा रही है कि इजराइल और अमेरिका के हाथ से निकल रही है। क्यों? ईरान देखिए, ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। लगातार वो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला कर रहा है। और ये सारी मिसाइलें जाकर इजराइल में गिर रही हैं, इजराइल में हिट कर रही हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ईरानी मिसाइल के आगे इजराइल में बहुत से डिफेंस सिस्टम जो अब तक उनकी ताकत माना जाता था वो फेल हो रहा है। इजराइल के दूसरे शहरों में, खासतौर से राजधानी में, ये तेल अवीव में आकर ईरानी मिसाइल हिट हुई है। ईरानी मिसाइल ने आकर हमला किया है। रात का वक्त हो या दिन का वक्त हो, ईरान की मिसाइलें इजराइल में लगातार गिर रही हैं। सवाल यह है कि डिफेंस सिस्टम आखिर काम नहीं कर रहा है या फिर ईरान की मिसाइलें इतनी घातक हैं कि डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पा रहा। जो लोग ईरान में सत्ता के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, खमनेई के खात्मे के बाद ट्रंप ने एक और प्लान बना लिया है। अब ट्रंप ने ईरान में मनचाही सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का प्लान है कि ईरान में जन विद्रोह को भड़का दिया जाए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA विद्रोहियों को हथियार देने को तैयार है। वो ईरानी विद्रोहियों को ट्रेनिंग देने की भी तैयारी कर रहे हैं ताकि ईरान के अंदर ही बगावत हो, गृहयुद्ध जैसे हालात बन जाएं। ईरान के अंदर बगावत का प्लान का बड़ा टारगेट है कुर्दिश आर्मी। आपको बता दें कि कुर्द जो है इराक और तुर्की बॉर्डर पर रहने वाला एक समूह है। इनकी संख्या 2.5 से 3.5 करोड़ है, जो एक अलग राष्ट्र की मांग करते हैं बॉर्डर्स पर ही कई इलाकों को मिलाकर। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कुर्द नेताओं से बात की। कहा जा रहा है कुर्द सैनिक जमीनी स्तर पर ऑपरेशन चलाएंगे। जंग के बीच ईरान लगातार कुर्द समूहों पर हमला कर रहा है। ऐसे में अगर कुर्द अमेरिका का साथ देते तो दोनों को फायदा होगा। कुर्द ईरानी सेना IRGC से बदला लेकर सत्ता से बेदखल कर सकता है। अमेरिका और इजराइल इसलिए कुर्द लड़ाकों को बढ़ावा देंगे। कुर्द ईरान, सीरिया, इराक, तुर्की के सरहदी इलाकों में रहते हैं, जिसे वो कुर्दिस्तान कहते हैं, और अलग देश की मांग करते हैं। पश्चिमी देशों की 1920 में हुई एक संधि के मुताबिक कुर्दों के लिए अलग देश बनाने पर सहमति हुई थी, लेकिन 1923 में तुर्की के नेता मुस्तफा ने संधि को खारिज कर दिया। तुर्की की सेना ने 1920 और 1930 के दशक में कुर्दिश उभार को कुचल दिया। तब से ये लोग अपने हक की आवाज और जोर से उठाते हैं। अमेरिका इसी विरोध को बगावत बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। सुनिए जरा, अब ईरान में भी बहुत से लोग हैं जो खमनेई सत्ता के खिलाफ बोलते रहे हैं, खड़े होते रहे हैं। ईरानी एक्ट्रेस सुनिए क्या कह रही। जो इरानियन लोग हैं 48 years for 48 years Iranian people have been fighting with this regime. अभी जो हो रहा है, जो अंदर में जो इरानियन लोग हैं बार बार
दूसरा गवर्नमेंट्स को पूछा है कि हमको मदद कर दीजिए। तो जो अभी हो रहा है, इट्स समथिंग दैट द इरानियन पीपल वांटेड एंड वी आस्क्ड फॉर इट, क्योंकि जो रिजीम है विदाउट इंटरनेशनल इंटरवेंशन हमको मतलब दे किलिंग अस इनसाइड ईरान एनीवे। हमारा थोड़ा सा अभी उम्मीद आए है, अभी थोड़ा सा ये है कि हाँ शायद इस बार ये रिजीम बर्बाद हो जाएंगे और नाबूद हो जाएंगे फाइनली आफ्टर 48 years। ये अभी मोरालिटी पुलिस और हिजाब के बारे में नहीं है, दिस इज अबाउट सर्वाइवल। लोगों के पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। The whole country has crumbled and collapsed, पर ये लोग फिर भी नहीं जा रहे हैं, फिर भी सबको गोली मार देते हैं सीधा रोड्स में। अगर हम खुश होते हैं हमारे लीडरशिप के साथ, हमारे कंट्री के साथ, हमारे रिजीम के साथ, मिलियंस ऑफ पीपल क्यों बोलते कि रिजीम चेंज चाहिए? रिजीम से बहुत डरते हैं, पर अभी जो अगर आप देखो इतने सारे वीडियोस हैं जो इतना हर्टफुल है। अगर आप देखो कि वो वीडियो ले रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है उनके सामने, पर वो इतना खुश हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां पे वो लोग रह रहे हैं, वो अभी मर रहे हैं और इनकी आजादी मिल जाएगी। फिर अगर ईरान इजराइल और दूसरे देशों पर हमला कर रहा है तो ईरान को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बहुत सी मिसाइलें ईरान पर गिर रही हैं, बहुत से ईरान के हथियार गिरा दिए जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, ईरान में इजरायली मिसाइल गिरी है, दूर आपको नजर आ रहा है धुआं और आग। इजराइल ने साफ कह दिया है कि एक सुप्रीम कमांडर मार दिया गया, दूसरा सुप्रीम कमांडर कोई भी बनेगा हम उसे भी नहीं बख्शेंगे, उसे भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की खबरें आई थी कि IRGC चाहता है कि खमनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया जाए। अब देखिए ईरान में जासूस पकड़े गए, उन जासूसों के पास से ही ये हथियार बरामद हुए। बारूद, पैसा, बुलेट्स और ये राइफल्स, मैगजीन, ये जासूस के पास से बरामद किए गए। एक बात साफ है कि जिस तरह से हिजबुल्लाह के खिलाफ या हमास के खिलाफ करता रहा इजराइल, जो भी नया लीडर बना उसे मार दिया गया। अब वो कह रहा है कोई और सुप्रीम लीडर बनेगा ईरान का, उसे भी हम मार देंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे खमनेई के वारिस भी खतरे में हैं। धमकी देते हुए इजराइल ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने ईरान को सीधी चेतावनी दी, कहा नया सुप्रीम लीडर जो भी हो वो हमारे निशाने पर होगा, उसका नाम चाहे जो भी हो और वो भले ही कहीं भी छिपा हो। इजराइल ने कहा ईरान की आतंकी सरकार जिस भी नेता को इजराइल को नष्ट करने की योजना जारी रखने, आजाद दुनिया को धमकाने, क्षेत्र के देशों को डराने और ईरान के लोगों पर अत्याचार करने के लिए चुनेगी जिस भी नेता को, वो साफ तौर पर खत्म किए जाने के लिए हमारा निशाना होगा। ऐसा करने के लिए इजराइल ने फोर्स को तैयार रहने को कहा है। वैसे लगभग तय है कि खमनेई का बेटा ही सुप्रीम लीडर बने। मुश्तबा खमनेई को सर्वोच्च नेता बनाने की खबरें भी आ रही। दावा है कि विशेषज्ञों की समिति ने उनके नाम पर मोहर लगाई है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ये खमनेई के सुपुत्र हैं। 56 वर्षीय मुश्तबा की IRGC और बासित फोर्स में खासी पकड़ है। मुश्तबा 2009 में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचल चुके हैं। मुश्तबा कई सालों से अपने पिता के नेटवर्क में सक्रिय रहे हैं। सामने कम आते हैं लेकिन वो अंदर खाने पीछे से बहुत प्रभावी माने जाते हैं। कई सालों से उन्हें सुप्रीम लीडर बनाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। उनकी ताजपोशी में परिवारवाद और जान का खतरा बड़ी अड़चन रहा है। सुनिए जरा खमनेई के पूर्व सलाहकार क्या कह रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के संघर्ष का पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। हम जंग रोकने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत गरिमापूर्ण तरीके से होनी चाहिए, न कि ईरान पर कोई दबाव बनाने के लिए। हम न सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं बल्कि सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो न अब तक नया सुप्रीम लीडर बना है इस डर से कि वो इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर होगा, ना अब तक सुप्रीम लीडर खमनेई का सुपुर्द खाक हुआ है, यानी ना अब तक उन्हें दफनाया गया है। उसके लिए बाकायदा उनकी वो अंतिम विदाई दी जाएगी, इसकी तैयारी थी।
عزیز میگیره دو فرزانه امروز شما آشورا جبهه باقی است و شمشیر و سپرها दूसरी तरफ भारत में भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है। शिया समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि अयातुल्लाह खमनेई कब सुपुर्द खाक होंगे। खबर यह थी कि आज से दरअसल उनके अंतिम दर्शन की तैयारी थी। जंग के बीच ईरान में सुप्रीम लीडर का जनाजा निकलेगा। अयातुल्लाह खमनेई को दफनाने की तैयारी की जा रही है। ईरान के मशहद शहर में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स ने दावा किया है कि खमनेई को इमाम रजा की दरगाह के पास दफनाया जाएगा। खमनेई का जन्म भी मशहद शहर में 1939 में हुआ था। मशहद ईरान का दूसरा सबसे बड़ा और पवित्र शहर है, जहां इमाम रजा की दरगाह पर लाखों लोग आते हैं। मशहद शिया मुसलमानों के लिए बड़ा धार्मिक केंद्र है, इसलिए खमनेई का उनके गृहनगर में अंतिम संस्कार होगा। हालांकि मशहद में उनको कब दफनाएंगे यह अभी तक तय नहीं है। वैसे आज रात 10 बजे से ही अंतिम संस्कार की पहले तैयारी थी। आज से 3 दिन के लिए उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाना था, लेकिन किसी वजह से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। IRGC की ओर से एजेंसी ने अव्यवस्था को इसकी वजह बताया है। हालांकि जल्द ही नई तारीख और समय का खुलासा किया जाएगा। दावा है IRGC अपने सुप्रीम लीडर के लिए बड़ा जलसा करेगी। खमनेई के जनाजे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी भी हो रही है। IRGC एक बड़े विदाई समारोह में खमनेई को आखिरी सलामी देगी, लेकिन लाखों की भीड़ जमा होगी तो हमले का भी खतरा होगा उसमें। अब सवाल यह है कि एक तरफ खमनेई का सुपुर्द खाक होना है, नया सुप्रीम लीडर बनाया जाना है, और ईरान ने क्या दुनिया के सारे देशों से दुश्मनी भी मोल ले ली है। ये देखिए UAE पर भी अटैक कर रहा था लगातार, लेकिन पहली बार संयुक्त अरब अमीरात ने ईरानी ड्रोन मार गिराया है। UAE ने दावा किया कि उन्होंने ईरान का शाहेद ड्रोन गिरा दिया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में भी जो बेसेस हैं उस पर भी ड्रोन देखा गया, तो ब्रिटेन ने भी ईरानी ड्रोन गिरा दिया। दूसरी तरफ आपको बताऊं, UAE में सोचिए चीनी वर्कर काम कर रहे हैं। चीनी वर्कर सैकड़ों फीट ऊंचे ऊपर बैठे, नीचे धमाका हो गया। अब आपको बताऊं, जो ममदानी अब तक अमेरिका के खिलाफ बोल रहे थे, वो ममदानी अब ईरान को भी आईना दिखा रहे हैं। उनको लेकर बहुत से लोग उनकी पीठ थपथपा रहे थे कि अमेरिका के मेयर क्या। न्यूयॉर्क के जो मेयर जोरान ममदानी ट्रंप विरोधी माने जाते हैं, वो अब ईरानी हुकूमत पर भड़के हैं और ईरानी सरकार को क्रूर कहा है। ममदानी ने कहा ईरान की सरकार अपने ही लोगों पर अत्याचार करती है। इस साल ईरान में सरकार ने हजारों लोगों को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो ईरानी हुकूमत से अपने हक और आजादी की बात कर रहे थे। भले ही मैं युवा मेयर हूं, लेकिन सत्ता के लिए ईरान का नरसंहार याद है। ईरान जो जंग लड़ रहा है उसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। बाकायदा सरकार एक खास ऑपरेशन चला रही है। क्या सरकार की अरब देशों से भारतीयों के लौटने का सिलसिला जारी है। कई देशों से अब तक सैकड़ों लोग अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट में करीब 1 करोड़ हिंदुस्तानी रहते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जारी है। हमलों के बीच लोग भारतीय दूतावासों में संपर्क कर रहे हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया है, जिसका ऐलान भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से किया गया। सुबह 9 से रात के 9 बजे तक लोग यहां संपर्क कर सकते हैं। सरकार ने इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर पर कोई भी संपर्क कर सकता है, यानी भारत में रहने वाले जिनके बच्चे या परिजन वहां फंसे हैं। हालांकि मिडिल ईस्ट के 12 देशों के लिए भी नंबर जारी किए गए। सऊदी अरब, ईरान, इजराइल, हर जगह भारतीय संपर्क कर सकते हैं। एयरलाइंस भी फंसे हुए यात्रियों को निकाल रही है। उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि आज 58 उड़ानें संचालित हो रही हैं। सुनिए जरा,
भारतीय क्या कह रहे हैं। भारत सरकार के लिए मैं तहे दिल से, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, तहे दिल से 1000 1 लाख बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने खाली फ्लाइट हमारे हाजी के लिए भेजे वहाँ पर और सुरक्षित यहाँ पर लेकर आए हमारे हाजियों को। 2-3 दिन से वी वर ट्राइंग टू गेट फ्लाइट्स एंड एवरीथिंग। आज आखिरकार उनने, कल भी एक्चुअली खुला था बट ओवर बुकिंग हो गई थी तो हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी, तो बहुत टेंशन वगैरह तो बहुत ही थी। पूरे टाइम यही सोचते थे कि वापस कैसे आए। नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी, बहुत बहुत आभार कहूँगी कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारे लिए फ़्लाइट को जारी कर दिया और आज हम उनकी बदौलत इंडिया में आ चुके हैं। कम से कम 10 फ्लाइटें बुक कराई इनकी, कभी बुक करते थे फिर कैंसिल हो जाती थी। लकीली कल रात को फ्लाइट में इनको एमिरेट्स ने, बट एक बात कहूँगा कि दुबई का अरेंजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सबको और एमिरेट्स की ही फ्लाइट चल रही है, आप देख रहे होंगे। यार एयर इंडिया का मतलब मैं रियली एयर इंडिया को बहुत ही मैं ग्रेटफुल हूँ कि उन लोगों ने इतना अच्छा हम लोग को सपोर्ट किया और जैसे तैसे हम लोग को लेके आए वहाँ से। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इंडियन गवर्नमेंट से कि ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स वहाँ पे भेजे ताकि लोग निकल सके, क्योंकि एयरपोर्ट पे इतनी रश है। कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा हो रहा है, हमको 2 दिन का कॉस्ट ही कुछ 1,35,000 आ गया। तो क्या सब रेगुलर हम लोग ने जितना हो सका उतना ख्याल उनका रखा, कोई कमी नहीं होने दी। और यहाँ से आज इंडिया से जो खाली फ्लाइट गई और हमको लेके आई तो आज ही खुश हो गए। उसमें भी जो भी सरकार की तरफ से हाथ मिली अच्छी मिली। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली का दिन है तो आखिर असली होली किसके लिए होने वाली है आपको बताऊं। होली पर बीजेपी का बिहार प्लान क्या है। बिहार का मुख्यमंत्री बदलने वाला है, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा। और नीतीश के जो सुपुत्र हैं निशांत, वो डिप्टी सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, इस तरह की खबरें चल रही हैं। निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे। आपको याद होगा नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत मथुरा पहुंचे थे पिछले दिनों और बहुत सामान्य और साधारण तरीके से उनकी तस्वीरें आई थी और उनकी तारीफ भी हुई कि मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन सादा जीवन उच्च विचार वाले शख्स हैं। अब वो बिहार के नए डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन बीजेपी का कोई नेता विधायक मुख्यमंत्री होगा। होली का खुमार है और बीजेपी तैयार है। रंगों के खेल में खेला हुआ, कुर्सी का रंगीन झमेला हुआ। नीतीश बाबू अब वहां नहीं रहेंगे जहां अभी तक थे। सुशासन बाबू की सियासत शिफ्ट होगी पटना टू दिल्ली और बिहार में होगा बीजेपी का मुख्यमंत्री। लेकिन सूत्र बता रहे हैं यही है बीजेपी का होली वाला बिहार प्लान। ये आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। नीतीश बाबू बुरा न मानिए, आज होली है, लेकिन किसी ने सोचा न था कि सिर्फ 3 महीने में आपसे सत्ता का रंग उतर जाएगा। खैर यही तो सियासत है, किसी पर रंग चढ़ता है तो किसी का उतरता है। तो अब नीतीश की विदाई और बिहार में बीजेपी राज। होली पर बिहार की सियासत में खेला हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। नीतीश कुमार जेडीयू के राज्यसभा उम्मीदवार होंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने नामांकन की भी तैयारी कर ली है। पार्टी ने नीतीश के नामांकन के सारे पेपर तैयार कर लिए हैं। नीतीश कुमार कल राज्यसभा का नामांकन कर सकते हैं और वो 16 मार्च को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश के बेटे निशांत बिहार के डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पहले निशांत कुमार के राज्यसभा जाने के कयास थे, लेकिन अचानक जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली आए। दिल्ली में संजय झा ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की, फिर वो दिल्ली से पटना लौटे और सीधे सीएम निवास गए। फिर खबर आने लगी कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे। सूत्र बता रहे हैं कि सारा प्लान दिल्ली में तैयार हुआ है। बीजेपी ने होली के लिए पहले से बिहार प्लान तय कर रखा था। सुनिए जरा, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होने नहीं वाली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभवी नेतृत्व में मेरी सरकार बिहार में चल रही है और ये मजबूत सरकार है। बड़े संख्या बल के साथ 200+ के साथ हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं, तो कतई मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं हो रही। मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार बिहार में ऐसे ही चलती रहेगी। के लिए ढेर सारी शुभकामना है। आए, पार्टी
वे कमान संभाले, पार्टी के लोगों से मिले जुले और पार्टी का जो काम है देखें और पार्टी को मजबूती प्रदान करे। जो आशा का केंद्र है, जो लोगों के अंदर भावना थी, उसको बहुत जल्द ही पूरा करें। नए जनरेशन को राजनीति में आना चाहिए और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को। और आने वाले समय में उन्होंने और उनके परिवार से निशांत जी का एंट्री पॉलिटिक्स में हो तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो पहले ही राजनीति में एंट्री हो जाना चाहिए था उनको, तो लेट से आए एंट्री किए, पहले एंट्री कर देना चाहिए था। बीजेपी ने जो अपना सीक्रेट प्लान था पहले से ही कि नीतीश जी को कुर्सी से हटाना है, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, ये बीजेपी मंशा रखी थी। अगर ऐसा होता है तो वो सफल होंगे, लेकिन ये बिहार है, बिहार की राजनीति में उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा दिया जाता है। तो अभी आगे आगे देखना है होता क्या है। तो बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। दूसरी तरफ देखिए जरा, नित्यानंद राय के घर पर जश्न हो रहा है। अब ये होली का जश्न है या खुशी किसी और चीज की है, ये बड़ी बात है। अब सवाल यह है कि बीजेपी का सीएम होगा तो कौन से वो चेहरे हैं जो सीएम हो सकते हैं। आपको बताऊं कौन बनेगा सीएम। पहला नाम, क्या सम्राट चौधरी सीएम हो सकते हैं। अभी डिप्टी सीएम हैं, गृह मंत्री हैं, तारापुर विधानसभा से विधायक हैं, बिहार के बीजेपी अध्यक्ष भी रहे हैं, बीजेपी का ओबीसी चेहरा भी है और पूर्व सांसद शकुनी चौधरी के बेटे। अगला नाम संजीव चौरसिया। क्या है, क्या लगातार तीसरी बार दीघा से विधायक रहे संजीव चौरसिया, वो सीएम होंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं, सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद के बेटे हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं। मंगल पांडे, क्या ये सीएम होंगे। बीजेपी का सवर्ण चेहरा है मंगल पांडे, सीवान से विधायक हैं और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एक और नाम, नित्यानंद राय के घर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, क्या वो सीएम होंगे। केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं फिलहाल, उजियारपुर से सांसद हैं और यादव समाज से आते हैं। इन चारों में से क्या मुख्यमंत्री कोई होगा या फिर पीएम मोदी जैसे हमेशा चौंकाते रहे हैं, कोई और नाम एकदम से सामने आएगा और वो सीएम होगा। बहरहाल आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, मिडिल ईस्ट में जंग और पाकिस्तान में हड़कंप। देखिए जरा पाकिस्तान में क्या हाल है। एक तरफ जंग हो रही है ईरान और इजराइल के बीच, दूसरी तरफ तस्वीर मैं आपको दिखाऊं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाक के चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ देखिए जरा, ये हो रहा है अफगान और पाक बॉर्डर पर, ये पीओके में हो रहा है। शिया समुदाय सड़कों पर उतरा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसका डर और किसका खौफ है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा है, उधर पाक अफगान बॉर्डर, इधर पीओके, और ये बलूचिस्तान में देखिए जरा अटैक हुआ है, जोरदार धमाका हुआ बलूचिस्तान में। दिल्ली एंड काबुल। इजराइल पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाना चाहता है और इस योजना में भारत भी शामिल है। इजराइल को जीत मिली तो वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को लेकर गुट बना लेगा, जिससे पाकिस्तान दुश्मनों से घिर जाएगा। तो पाकिस्तान को डर और खौफ ये है कि वो बीच में पिस ना जाए। एक तरफ ईरान, अफगानिस्तान और भारत। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये रिश्तों को रिचार्ज करने, दिमाग को सक्रिय रखने और मन को हल्का करने का भी अच्छा मौका देता है। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब हम परिवार और दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं
और सकारात्मक बातें साझा करते हैं तो मस्तिष्क और में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। होली से पहले रात में होलिका दहन होता है। यह बुराई और नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक है और अगले दिन लोग उड़ाते हैं रंग गुलाल। होली के रंग प्यार, उमंग, संतुलन और सकारात्मकता का एहसास कराते हैं जो मानसिक तनाव को दूर कर नई ऊर्जा भरते हैं। यह त्योहार न केवल चेहरे को रंगता है बल्कि भाईचारे और प्रेम के रंगों से मन को खुश भी कर देता है। होली सर्दी के अंत और गर्मी की शुरुआत का संकेत भी देता है। होली का एक और संदेश है मिलना जुलना, गले लगना और पुरानी शिकायतें भूल जाना। इस तरह होली के त्योहार में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। अच्छाई हमेशा जीतती है और जिंदगी मेल जोल और खुशियां बांटने से ही खूबसूरत बनती है।